आज हम आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का विज़िट करवाने जा रहे हैं, जहाँ पे हम आपकी मुलाकात एक उभरती हुई शख्सियत, तुलबा के दिलों में राज करने वाले ख़ास मुकाम रखने वाले उस्ताज़ जनाब डॉक्टर महमूद अहमद साहब से हैं, जो हमारे साथ नशिस्त में आज तशरीफ़ फरमा होंगे। सर एक रिसर्चर भी हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। प्रीवियसली सर जो हैं क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज और हेड ऑफ़ प्लांट ऑपरेशंस मैनेजमेंट के तौर पे भी अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्कूल की तालीम का आगाज़ आपने कहाँ से किया? फिर कॉलेज लेवल में आप कहाँ से पढ़ते रहे? उसके बाद यूनिवर्सिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कसूर के एक विलेज से है। मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उस्मानवाला से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की। यहाँ तक जो हमें स्टेचर मिला, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, करम है और वालिदैन की जो दुआएँ हैं। तो मेरे वालिद साहब का बहुत विज़न था पूरे इस एरिया में, जहाँ से हमारा पीछे गाँव है बॉर्डर एरिया के ऊपर। तो 1958 में मेरे वालिद साहब ने मैट्रिक किया था, तो उनका एक विज़न था कि हम पढ़ें, और हमारी वालिदा की भी था कि लोगों को जब वो देखती थी कि लोगों के बच्चे जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी कोई ऐसा दिन होगा कि हमारे बच्चे भी बैग पहन के स्कूल में जाएँगे। या मेरे वालिद साहब कहीं शहर में आते थे, वो देखते थे कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बच्चे-बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे बच्चे भी यूनिवर्सिटी में बैठेंगे, पढ़ेंगे आके और डिस्कस करेंगे। उस विज़न की वजह से तो उन्होंने वहाँ पे एक हमारे टीचर होते थे, उनके दोस्त उनके साथ मिलके उन्होंने हमें वो बताया कि स्कूल में जाएँ तो वहाँ स्कूल में चीज़ें मिलती हैं। तो हमें वो स्कूल में ले गए, तो वहाँ जब हम स्कूल में पहुँचे तो टीचर ने हमें कैंडीज़ दी। उस वक़्त तो टॉफ़ियाँ जो बटर स्कॉच की बड़ी मशहूर व मारूफ़ होती थी। तो वो उन्होंने हमें जाते हुए भी दी, साथ 25 पैसे दिए। उसके बाद फिर जो रिसेस जिसको हम उस आधी छुट्टी कहते थे, हाँ, तो वो ही तो उसमें भी उन्होंने हमें एक ट्रैफ़ी और रिसेस में पैसे दिए, तो छुट्टी हमें 10 मिनट पहले दे दी। तो इस तरह ये प्राइमरी का सिलसिला शुरू हुआ। फिर हम साथ गवर्नमेंट हाई स्कूल उस्मानवाला होता था, वहीं से मैट्रिक किया 1995 में। तो 1995 में हमारी जो मैट्रिक की क्लास है उसमें कोई 150 के करीब लोग थे। तो हम पूरे उस क्लास से 2 लोग आए थे लाहौर पढ़ने के लिए। तो हमारा डिफरेंट कॉलेजेस में जिस तरह एक प्रोसीजर होता है अप्लाई किया, तो मेरे साथ वाले जो लोग थे उनका एडमिशन हुआ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस बहादुर रोड में। तो हाँ। वो एक टर्म बना होता है कि हमने जी बच्चे एक ही जगह पे रहने चाहिए, तो फिर मैंने भी वहीं पे एडमिशन ले लिया, तो हम दोनों ने वहाँ एडमिशन लिया। तो वो मेरे दोस्त जो है वो 97 में मीन एफएससी करने के बाद चले गए, तो मैंने अपना सिलसिला कंटिन्यू किया। तो बीएससी भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस बहादुर रोड से की। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लिया। 2002 में जब मैं वहीं से डिग्री मैंने कंप्लीट की, तो फिर साथ ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। 2003 में मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज एनालिटिकल केमिस्ट जॉब स्टार्ट की। उसके 2 साल के बाद व्हेन आई वाज़ प्रमोटेड टू क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। उसके बाद वहाँ मेरा सफ़र चलता रहा, तो 2019 में आके मैं वहाँ पे मेरी प्रमोशन होगी, मैं हेड ऑफ़ क्वालिटी ऑपरेशन हुआ, उसके बाद हेड ऑफ़ प्लांट ऑपरेशन होगा। मीन टाइम 2011 में मैंने फिर फैसला किया कि अब मुझे एजुकेशन को और आगे बढ़ाना है। तो वहीं से फिर मैंने एमएस किया पंजाब यूनिवर्सिटी से 2011 से 2013 तक। तो साथ ही मैं पीएचडी में एनरोल हो गया 2013 से। 2018 में मैंने पीएचडी डिग्री जो है वो मुझे रिसीव हुई। ड्यूरिंग पीएचडी जो मैंने अपना थीसिस लिखा वो पाकिस्तान में जो फर्स्ट टाइम हमने काम किया टर्मेरिक के ऊपर, वहाँ का एक प्रिंसिपल कंपाउंड है करकुमिन, जो कि हर कैंसर को टारगेट करता है। तो ड्यूरिंग पीएचडी जब मैंने पीएचडी कंप्लीट किया, एट दैट टाइम आई हैव 45 पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। सर एक जद्दोजहद का तवील सिलसिला, उसके लिए ज़हानत बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। जिस तरह आपने अपने एक शहर का नाम बताया कसूर, तो इस ज़हानत में क्या कसूर शहर की कसूरी मेथी ने या कसूरी फलूदे ने भी कोई काम दिखाया? या हमारे कस्बों में, हमारे गाँव में कोई ना कोई डेलिकेसी होती है, तो कसूर की ये डेलिकेसी है, जैसे फलूदा और मेथी है। ये कुछ चीज़ें जेनेटिक इनहेरिट्स में भी होती हैं। तो ये मेरे वालिद साहब का रोल था। जब हम प्राइमरी स्कूल में होते थे तो हमारी बेसिकली शॉपकीपर्स यानी एक बड़ा हमारा कारोबार होता था। तो उस ज़माने में डिफरेंट ब्लैंक पेपर्स आते थे जो न्यूज़पेपर्स होते थे। तो जब हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, तो मेरे वालिद साहब उनके रजिस्टर बना के लाते थे। तो वो रजिस्टर बना के, मैं कहते थे इसके ऊपर गिनती लिखनी है आपने मिलियंस में। हम लाखों में गिनती लिखते थे। तो वहीं से ये स्टार्ट हुआ, तो उससे चीज़ों को आगे बढ़ती गई। और फिर वहाँ पे टीचर माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे, जो प्राइमरी में भी थे, उसके बाद वो मिडिल लेवल में भी आए, फिर साइंस में आए, तो फिर वो सारे इस तरह आगे ये सिलसिला चलता रहा और चीज़ें आगे जो है बढ़ती रहीं। तो वो फिर चीज़ें जिस तरह साथ उम्र बढ़ती है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो जो आप चीज़ों को जो एक्सप्लोर करते हैं,
तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा फिक्स होती जाती हैं। तो यही मैं आज अपनी क्लास में भी यही कहता हूँ कि आजकल के ज़माने में तमाम लोग जीनियस हैं। अब जीनियस वो सबसे ज़्यादा है जो ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, क्योंकि तमाम जो डाटा इस वक्त आपके एक छोटे से डिवाइस मोबाइल में अवेलेबल है। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है। आप डाटा डालते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको उसका जवाब दे देता है। तो अब डिपेंड करता है कि डाटा आप कितना एक्सप्लोर करते हैं। जितना डाटा एक्सप्लोर करोगे उतना वो जीनियस होगा। तो इसमें आपके एक्सप्लोर करने के ऊपर और टाइम के ऊपर, कितना टाइम लगाते हैं। तो क्लास में ये अक्सर कहता हूँ कि वो लोग यही अक्सर मेरे से सवाल करते हैं कि ये कैसे है। तो उनको ये मैं कहता हूँ कि जिस तरह लोग रियाज़त करते हैं ना गाने वाले, तो ये रियाज़त का काम है। जितना ज़्यादा आप रियाज़त करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड का जो कंप्यूटर है ना, कितने गीगाबाइट तक डाटा आपका ब्रेन में आ सकता है, तो उतना डाटा को इंटीग्रेट करेगा और चीज़ें नई-नई आपको बताता सर कहाँ पे ज़िंदगी एज़ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर आपकी चल रही थी और कहाँ से एकदम आप एकेडेमिया की तरफ आ गए? तो ये एकदम से शिफ्ट जो आपके करियर के अंदर आई, तो सर ये बाय चॉइस थी या बाय लक थी? पाकिस्तान की जो सबसे बेहतर इस वक्त इंडस्ट्री है ना, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। तो जो कि नीट एंड क्लीन, क्योंकि वो एक रेगुलेटर के अंडर, ड्रैग के अंडर चल रही है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की, जहाँ उसके जीएमपी के सर्टिफिकेशन लेना पड़ती है, डिफरेंट उसकी इंस्पेक्शंस होती हैं। तो इसलिए वो एक बहुत नीट एंड क्लीन और वेल मैनेज इंडस्ट्री है। तो मैंने 2003 में एक ही इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, रैनाकॉन फार्मा को। तो रैनाकॉन फार्मा जो है वो मार्केट लीडर कंपनी है इन हीमोडायलिसिस कंसंट्रेट फॉर द किडनी फेलियर्स, जो कि एक्सपोर्ट भी करती है। जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं, रॉ मटेरियल्स आते हैं, हम उनकी प्रोडक्ट बनाते हैं, मेन टैबलेट्स बना देते हैं, कैप्सूल बना देते हैं, सोल्यूशन बना देते हैं, या कोई इंजेक्टेबल बनाते हैं, सिरप्स बनाते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर एक पीएचडी बंदे का काम उस सेंस में नहीं है कि जितना काम एक एमएससी कर सकता है उतना ही वो पीएचडी कर सकता है। तो इसलिए वो पीएचडी की डिग्री का कोई ख़ास वहाँ पे एडवांटेज नहीं है। इसलिए ये मैंने बाई चॉइस जो है ना, इंडस्ट्रियल से एकेडेमिया में आया। तो ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मैं अपनी लक समझता हूँ कि जितना मैंने इंडस्ट्री से सीखा, मैंने वहाँ रहते हुए इंडस्ट्री में कोई 8 मुल्कों को विज़िट किया, तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। तो उसके बाद एकेडेमिया में तो मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि एकेडेमिया में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ किताबों के ऊपर पढ़ रहे हैं, उसका प्रैक्टिकबिलिटी नहीं है। तो इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट था, प्रैक्टिकल काम किया। तो एकेडेमिया में आके वो जो चीज़ें हैं, फिर अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताता हूँ, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, नई लैब्स अभी हम डेवलप कर रहे हैं और उन्हीं बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये मेरा बाई चॉइस था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। ये भी एक मेरी ख्वाहिश थी कि लाइफ जो है ना वो बहुत छोटी सी है, उसको ऑब्जेक्टिव फुल होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आप नेशन की बिल्डिंग करें। तो मेरा ऑब्जेक्टिव इसमें था कि नेशन बिल्डिंग करें, जो मैंने एक्सप्लोर किया और आगे मैं उसको डिलीवर कर सकता हूँ पीएचडी में। तो करने के बाद तो फिर लोगों को यही एक प्लेटफॉर्म था जो एकेडेमिया है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी को फिर मैंने ज्वाइन किया। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। सर अपना जब आप दौरे तालीमी देखते हैं और आजकल के नौजवानों को देखते हैं, तो आपको कोई ह्यूज डिफरेंस नज़र आता है, या कुछ उस्ताज़ा की कदरी के अंदर आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स नज़र आते हैं जिसको आप चाहते हैं कि आजकल के जो नौजवान है, जो हमारी यूथ है, उसमें अपना जो है इजाफा कर सकते हैं, उसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस्तादों की तो कदर करनी चाहिए। उस ज़माने में जो लोग, जो उस्ताद होते थे तो फ्री भी पढ़ा देते थे, आज उस्ताद तो फ्री नहीं पढ़ाने के लिए तैयार। उस वक्त जो उस्ताद दूर से आ रहा था, लोग छुप जाते थे, जो जी उस्ताद आ रहा है कल स्कूल में पूछेगा जी आप कहाँ खड़े थे, वहाँ क्या कर रहे थे। फिर भी इसके बावजूद जो हमारी कदरें हैं उनको तो हमें मेंटेन रखना चाहिए। आज मैं अपनी क्लास में ये कहता हूँ कि आप उस्तादों के बारे में, है तो वो उस्ताद है ना, वो कहते हैं कि हमें पढ़ाया नहीं है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जो उनका नॉलेज का अंतर नहीं, वो उस्ताद है। आपको इनडिफरेंस हो सकता है, मगर उनका जो इम्पोर्टेंस जो है उनका एहतराम करना लाजम है। आप कभी ऐसी बात ना करें कि लो जी वो ऐसा था, वो ऐसा था, नहीं, बिल्कुल ना करें। आज क्लास में भी बच्चों को यही समझाता हूँ, जैसा मर्जी उस्ताद हो, आपके कोई चॉइस हो सकती है, ये अच्छे उस्ताद हैं, ये अच्छे सेंस, इस सेंस में कि हर किसी का अपना मोड होता है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत एमिकेबली होता हूँ बच्चों के साथ। ये अभी हमारे साथ ये बच्चे काम कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आप देखें हमारे लिए तमाम बच्चे बराबर हैं, और कहाँ-कहाँ से आए हैं, हम इनके नामों से वाक़िफ़, थोड़ा बहुत ये वाक़िफ़ हो जाता है ये किस एरिया से आए हैं, तो हम उसको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मेल है या फीमेल है, तो मैं तो उनको यही समझाता हूँ कि आप अपने उस्तादों का एहतराम करें, वो जैसे भी हों, आप हमेशा झुक के मिलें और आप हमेशा उनके सामने बो डाउन होना चाहिए। सर किसी भी माशरे के अंदर उस्ताज़ा जो हैं हमारे रूहानी माँ बाप कहलाते हैं,
और जो उस्ताज़